चलें जी। अब ये सारी बेसिक डिस्कशन करने के बाद हमने देखा कि इस चैप्टर में 3 एलिमेंट्स हैं। एक है वर्टिकल एनालिसिस, एक है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और तीसरी है रेशियोज़ की कैलकुलेशन। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने रेशियोज़ जो हैं उनको कैलकुलेट करना देखते हैं। हम उसके बाद इन रेशियोज़ की इंटरप्रिटेशन जो है वो भी सीखेंगे कि हमने इनको इंटरप्रेट कैसे करना है, रिलेशन कैसे हमने इनका डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। और ये इंटरप्रिटेशन जो है ये बेसिकली हम किस तरह करेंगे, वही जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमने फैक्टर समझा था उसी के बेसिस पे करेंगे। तो हम रेशियोज़ पे आते हैं। रेशियोज़ को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे, लिक्विडिटी रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे, डेट या सॉल्वेंसी रेशियोज़ को जो है वो क्या करेंगे, हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो वन बाय वन चलते हैं और वन बाय वन जो है क्या करते हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन या जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा अहम रेशो है हमारे लिए, वो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हमें क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, साफ-सीधी बात है, नाम ही हमें बता रहा है, इसका ताल्लुक किसके साथ होगा, इसका कंसर्न किसके साथ होगा, प्रॉफ़िट्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, उसके अलावा गवर्नमेंट हो गई, इन सब का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिस चीज़ के ऊपर होगा, वो हमारी कौन-सी होगी, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं, वो कहला रही होंगी, इसको हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी रेशियोज़ हैं, वो प्रॉफ़िटेबिलिटी के बारे में ही हैं कि प्रॉफ़िटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं, वो कैलकुलेट करके बताओ। तो प्रॉफ़िटेबिलिटी रेशियोज़ क्या आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास रेशियो कौन-सी आती है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आएगी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफ़िट रेशियो। इसका फ़ॉर्मूला होगा जी ग्रॉस प्रॉफ़िट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर जो है वो आपका परसेंटेज में आएगा। इंटरप्रिटेशन जो है वो हायर इज़ बेटर। खुद सोच के बताएँ। किसी भी कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफ़िट ठीक होता है या कम प्रॉफ़िट ठीक होता है? तो योर आंसर विल बी, जो जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाएगी, उसके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो हायर द प्रॉफ़िट इज़ बेटर। जब कंपैरिज़न करेंगे आप इसको इंडस्ट्री से भी कंपैरिज़न कर रहे होंगे, साथ वाली सजी-खबी कंपनी से भी करेंगे और अपने पास्ट ईयर से भी कंपैरिज़न करेंगे कि विद कंसीडरिंग द पास्ट ईयर परफॉर्मेंस, क्या हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है या हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, हमें डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब जीपी ओवर नेट सेल्स है। अब इस चीज़ को ज़रा मैं एलैबोरेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सुनिएगा, वो एक कंपनी ए का डाटा गिवन करता है, एक कंपनी बी का डाटा गिवन करता है। कंपनी ए की जीपी परसेंटेज 7% देता है, कंपनी बी की 11% देता है और वो आपसे सवाल पूछता है कि विद रीज़न बताओ कि कंपनी ए की क्यों कम है, ये कंपनी बी की क्यों ज़्यादा है। तो यहाँ पे रीज़निंग जो है वो हमें चाहिए होगी कि किसकी रेशियो किसी से ज़्यादा क्यों है या किसी की रेशियो किसी से कम क्यों है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन हमने इस फॉर्मूले से करनी है। इस फॉर्मूले से करने से पहले हम समझेंगे कि फॉर्मूला हमारे पास आता क्या है। देखें, हमारे पास सबसे पहले आएँगी सेल्स। सेल्स में से हम लेस करेंगे अपनी सेल्स रिटर्न्स। क्या करेंगे, हम अपनी सेल्स रिटर्न्स जो है वो लेस करवाएँगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी। फिर इस नेट सेल्स में से हम क्या करेंगे, हम लेस करवाएँगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक, हम इसमें ऐड करेंगे परचेजेस, इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा,
हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये है डाटा। अगर उसने अब कंपनीज का डाटा गिवन किया तो आपके लिए कंपैरिजन के लिए आपका पास आपके पास कंपैरिजन के लिए आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ है। इसकी बेसिस पे क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है। जब आप कंपनी ए और कंपनी बी को कंपेयर करेंगे, आप उनकी दोनों की सेल्स कर लें। अब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ए की परसेंटेज कम है, आप देखें कि दोनों की सेल्स को, इसकी सेल्स जो है फॉर एग्जांपल 1 लाख है, इसकी सेल्स 7 लाख है। अब हमें पता है सेल्स डिनोमिनेटर में आ रही हैं। हम ये रिलेशन पढ़ के आए हैं कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा परसेंटेज कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा तो परसेंटेज जो है ज़्यादा होगी। ये हमने रिलेशन पढ़ा था। अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ द रिलेशन जो हम पढ़ के आए थे कि डिनोमिनेटर इंक्रीज़ रेशियो डिक्रीज। इसका मतलब अगर सेल ज़्यादा होंगी तो परसेंटेज कम आएगी, अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज रेशियो इंक्रीज। अगर सेल्स जिसकी कम होंगी इसकी परसेंटेज ज़्यादा होंगी। तो डिनोमिनेटर का इन्वर्स रिलेशन था, न्यूमरेटर का क्या है आपके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आप इसके एंड से क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप दोनों कंपनी की सेल्स को कंपेयर करेंगे। अगर एक कंपनी के सेल्स ज़्यादा हैं, एक कंपनी की सेल्स कम है, तो वो उन सेल्स के कंपैरिजन से आप कर सकते हैं कि भाई ये दैट इज़ द रीज़न। फिर आप देखेंगे जीपी, आप देखें जीपी न्यूमरेटर में आता है और जीपी का ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है आपके जवाब के साथ। अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपका जीपी जो है बढ़ रहा है। अब आप देखें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जिसकी वजह से जीपी आपका बढ़ेगा। अब खुद सोच के बताएं, लॉजिकली सोचने, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा हो तो जीपी कम होगा या ज़्यादा होगा? या अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाए तो जीपी कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़ाहिर सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल्स जो है वो 10,000 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 7,000 आई है, जीपी कितना आएगा? 3,000 आएगा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 10,000 है और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कितनी है? 5,000 है, जीपी कितना आएगा? 5,000। तो आपने फिर जब इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे, एक तो रट्टा मार लें, लेकिन हर सवाल पर रट्टा नहीं मारा जाता। थोड़ा-सा अपने माइंड को आपने हाज़िर-नाज़िर जानना होता है। अगर आप माइंड को अटेंटिव रख के इस रिलेशन को देखें कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो जीपी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइट भी इस कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो, इस कंपनी में कम हो। तो इन फैक्टर्स की बेसिस पे माइट भी एक कंपनी ने बल्क परचेज़ेस करके डिस्काउंट लिया हो, उसको परचेज़ेस कम पड़ी हों, सस्ती पड़ी हों। एक कंपनी ने जो है वो डिस्काउंट ना लिया हो, उसको जो है वो परचेज़ेस महँगी पड़ी हों, ये भी हो सकता है। तो इस तरह आप इन डाटा की मूवमेंट पे, बिकॉज़ ये इम्पैक्ट करेगा न्यूमरेटर को, तो वो हर चीज़ जो न्यूमरेटर को इंक्रीज़ करेगी वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगी। हर वो चीज़ जो आपके न्यूमरेटर को डिक्रीज़ करेगी वो आपके जीपी को डिक्रीज़ करेगी। तो आप इस रिलेशन से इसको एक्सप्लेन करेंगे। हर वो चीज़ जो सेल्स को इंक्रीज़ करेगी आपके जीपी परसेंटेज को डिक्रीज़ करेगी। तो आप इन 2 फैक्टर से क्या करेंगे, आप इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन कर रहे होंगे। अगर इस तरह का कोई लॉजिकल सवाल आ गया कि कंपनी ए की ये जीपी रेशो है, कंपनी बी की ये जीपी रेशो है, कंपनी ये बेहतर क्यों है या कंपनी बी बेहतर क्यों नहीं है, इसकी रेशो कम क्यों है, इसकी रेशो ज़्यादा क्यों है, तो विद दैट थिंग आपने इसको क्या करना है, कंपेयर करके बताना है। तो आप क्या कंपेयर करेंगे, दोनों कंपनी की सेल्स को कंपेयर कर लो। जिसकी सेल ज़्यादा होगी उसका जीपी जो है वो क्या होगा, कम होगा। आप दोनों कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंपेयर कर लो। जिसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होंगी उसका जीपी जो है ज़्यादा होगा, जिसका जीपी ज़्यादा होगा उसकी जीपी रेशो भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इस तरह आपने लॉजिकली क्या करना है, जवाब देना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद अगली हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखेंगे, उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कहेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि जीपी निकाल के जो बिज़नेस चलाने के अखराजात हैं वो हमने लेस करवा दिए हैं।
मतलब इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स लेस नहीं हुआ, फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स लेस नहीं हुआ। उससे पहले पहले सूद से पहले, टैक्स से पहले जो हमारा प्रॉफिट आया बिजनेस की एक्टिविटी से, इसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जाहिर सी बात है, प्रॉफिट है, आंसर इसका परसेंटेज में आएगा, फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इंटरप्रिटेशन जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना बेहतर है, आप इसको कंपेयर करेंगे इस तरह से। अब नेट सेल्स का मतलब यहाँ पे वही आ जाएगा कि आप यहाँ पर सेल्स लेंगे, आप यहाँ पे अपनी सेल्स लिखेंगे और सेल्स में से आप लेस करवाएंगे अपनी सेल रिटर्न। आपके पास सेल्स होंगी, सेल्स रिटर्न लेस करवाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास आपकी नेट सेल्स आ जाएगी। इस नेट सेल्स के बाद आप क्या लेंगे? अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे या निकालना है आपने ये देखना है। इस सेल्स के बाद आप इसमें से लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप अपने एक्सपेंसेस लेस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अपने एक्सपेंसेस लेस करवाएंगे। एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एडमिन एक्सपेंस, उसको लेस करवा रहे होंगे। आपके पास आ जाएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, वो आ जाएंगे। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाएंगे, आपके पास अदर एक्सपेंस आ जाएंगे। आप इनको लेस करवाएंगे। इनको लेस करवाने के बाद आपके पास जो आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। रिमेंबर, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये किससे पहले है? इंटरेस्ट और टैक्स से पहले है। अच्छा, ये जो निकाला है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और जो ये है ना आपके, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ये क्या हैं? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्या है? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको पेपर में कभी एक्सपेंसेस गिवन हो खाली, आप 1 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बोथ आर द वे, आपको उसने गिवन किया होगा, आप उसकी बेसिस पे क्या कर रहे होंगे? ये कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, प्रॉफिट ज़्यादा बेहतर होता है कि कम बेहतर होता है? बताएं, सोच के बताएं। प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है? जाहिर सी बात है, जितना प्रॉफिट होगा उतना अच्छा होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन वही होगी। देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या कुछ आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने में ये है, अगर ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा। तो इस तरह से वो तमाम चीज़ें जो न्यूमरेटर को इंक्रीज़ करेंगी वो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करेंगी, वो तमाम चीज़ें जो न्यूमरेटर को डिक्रीज़ करेंगी वो आपकी परसेंटेज को डिक्रीज़ करेंगी। तो इस रिलेशन से क्या करेंगे? आप इनको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद है हमारे पास एक्सपेंस रेशो। अच्छा, अभी हमने बात की थी, लॉजिकल बात है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस ज़्यादा होना अच्छा होता है कि कम होना अच्छा होता है हमारे लिए? बताएं। एक्सपेंसेस ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा है? तो जहाँ पे भी प्रॉफिट की बात आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे भी एक्सपेंसेस की बात आएगी, वहाँ पे एक्सपेंसेस कम होना जो है वो क्या होंगे? बेहतर होंगे। अब एक्सपेंसेस रेशो की बात करें तो वो कोई से भी एक्सपेंस की रेशो निकलवा सकता है, वो कोई से भी एक्सपेंस की रेशो निकलवा सकता है। फॉर्मूला याद रख लें एक्सपेंस रेशो निकालने का, कि आपके पास जो भी एक्सपेंस गिवन होंगे उसको डिवाइड करना है आपने नेट सेल से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, आपके पास क्या आ जाएगी? रेशो। इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, जितना लो होगा
उतना ही क्या होगा आपके लिए बेटर होगा। वो किसी भी एक्सपेंस का रेशो निकाल ले। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे बताएं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो कैसे लिखेंगे? आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे नेट सेल्स पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। जितना लो होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। वो कहता है जी एडमिन एक्सपेंस रेशो बताओ। तो आपके पास जितने भी एडमिन एक्सपेंस होंगे, एडमिन एक्सपेंस को नेट सेल्स के ऊपर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आएगा परसेंटेज में। लो जो है वो बेहतर होगा। वो कहता है सेलिंग एक्सपेंस की रेशो निकालें। तो हम सेलिंग एक्सपेंस लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे नेट सेल पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, आंसर आ जाएगा परसेंटेज। वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की निकालो। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को डिवाइड किया नेट सेल पे, मल्टीप्लाई किया 100 से, आंसर आ गया परसेंटेज पे। असूल ये है कि एक्सपेंसेस में याद रखना कि एक्सपेंसेस रेशो जितनी लो होंगी, जितने खर्चे कम होंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर है, एक्सपेंसेस रेशो जितनी कम होगी हमारे लिए उतना क्या है, बेहतर होगा। हम इसे क्या करेंगे, हम इसको पास्ट ट्रेंड से या इन अपने प्रीवियस ईयर से या इंडस्ट्री से जो है वो क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे, और उसको कंपैरिजन की बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस गिवन कर रहे होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे, और नेट प्रॉफिट है। वर्ड सुना प्रॉफिट, तो इंटरप्रिटेशन यही है कि नेट प्रॉफिट रेशो जो है वही हमारे लिए हायर इज़ द बेटर। तो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आप यहाँ पे लेंगे सेल्स, सेल्स में से आप लेस करवाएंगे सेल्स रिटर्न तो आपके पास क्या आ जाएंगी, नेट सेल्स। इस नेट सेल्स में से लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करवाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओहो इसको सीधा करना है, ब्रैकेट नहीं आएगी। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप लेस करवाएंगे फाइनेंस कॉस्ट, पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप लेस करवाएंगे टैक्स, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को निषाद का भी पैट दिखाया था, और मैंने आपको पेल का भी दिखाया था। इसका कोई 3% था, इसका कोई 6% के करीब था। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियोस में आप देख के आए थे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की रेशो। तो फॉर्मूला इसका वही होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, कि नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। जितनी हायर होगी उतनी हमारे लिए बेहतर होगी। तो आपने एक्सप्लेनेशन में अगर वो पूछता है रीजनिंग, वो आपसे अगर रीजनिंग पूछता है कि जी मुझे बताएं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो जो है वो कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, वो आप रीज़न पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये सवाल को ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के सवाल पेपर में हैं। जैसे एक सवाल है आपका एपीवेक लिमिटेड के नाम से, वो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि कंपनी ए का और ये कंपनी बी है। कंपनी ए की जीपी रेशो जो है वो 23% है, कंपनी बी की जीपी रेशो जो है वो 19% है।
अगर वो सिर्फ़ आपको जीपी रेशियो लिख के दे, तो आप कह देंगे कि कंपनी बी बेहतर है। लेकिन वो साथ ही कहता है कि कंपनी ए की नेट प्रॉफ़िट रेशियो जो है, वो 7% है और कंपनी बी की नेट प्रॉफ़िट रेशियो जो है, वो 11% है। वो पूछता है भाईजान इसकी रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट डाइवर्सिटी कि जीपी इसका बेहतर आया, नेट प्रॉफिट इसका बेहतर आया। अब इस तरह का सवाल पेपर में आएगा, तो आपको ये रेशो याद होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। आप सिंपल कह देंगे कि कंपनी ए की जीपी रेशियो इसलिए बेहतर है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ए की कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है, वो ये कह सकता है। कंपनी ए का कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है, कंपनी ए का ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए कंपनी ए की जीपी रेशो ज़्यादा है। कंपनी बी की कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कम है, इसलिए उसकी ज़्यादा है। अब कहेंगे जी कंपनी ए की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों कम है? माइट भी कंपनी ए ने बल्क में परचेज़ किया हो, डिस्काउंट मिला हो या उसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा हो। ये सारा रिलेशन आपने डेवलप करना है। ये सारा आपने रिलेशन जो है वो क्या करना है, डेवलप करना है, आपने बताना है। बिकॉज़ ये चीज़ आपके लिए बड़ी मैटर करेगी और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हर चीज़ की लॉजिक जो है वो क्या करनी है, आपने बतानी है। आपका एग्ज़ामिनर जो है आप उससे ये हैप्पी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट ना करें कि जो कहेगा और आप कहेंगे हाँ जी हो गया। आपको लॉजिकली तैयार होना पड़ेगा। जब आप लॉजिकल की बात करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यार एक हमारे पास जो है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट किससे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल से। जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हैं, इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, इसमें आती है परचेजेस, इसमें आता है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक बात देखेंगे। फिर आप दोनों कंपनी का कंपेयर कर रहे हैं। अब आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन होता है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन होता है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। इसका मतलब क्या है कि अगर जिसका ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, उसका जीपी जो है वो क्या होगा? कम होगा। तो आप दोनों कंपनी का ओपनिंग स्टॉक कंपेयर किया। आप कह सकते हैं कि भाई दैट इज़ द रीज़न ऑफ द डिफरेंस इन द जीपी रेशियो। फिर जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होगा जीपी के साथ। जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा उसका जीपी ज़्यादा होगा, जिसका स्टॉक कम होगा उसका जीपी कम होगा। आप ये क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे इस तरह से। फिर आप परचेजेस के बारे में बताएंगे। आप दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ेंगे, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब जिस कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया उसको इन्वेंट्री सस्ती पड़ी, जिसको इन्वेंट्री सस्ती पड़ी जाहिर से बात है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई। जिसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई तो उसका जीपी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सारी कहानी आप इस तरह से बताएंगे। आप ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक से कंपेयर करेंगे, उसका ओपनिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है जीपी से पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक से कंपेयर करेंगे, क्या रिलेशन है पता होना चाहिए। आप परचेजेस को कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे किसने डिस्काउंट रिसीव किया, किसको डिस्काउंट कम मिला, किसने सस्ती परचेज की, किसने महंगी परचेज की, किसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों ज़्यादा है, किसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों कम है। जब आप ये सारी रीजनिंग बताएंगे, जब आप एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप जवाब दे सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनर को कि हाँ भाई इसका जीपी इसलिए ज़्यादा है, इसका जीपी इसलिए कम है। हो गया। अब ये जीपी की एक्सप्लेनेशन होगी, साथ ही आप किसकी करेंगे, एनपी की। आप कहेंगे जी इसका जीपी ज़्यादा है, इसका नेट प्रॉफिट कम है, क्यों? आप कह सकते हैं भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है, फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कंपनी ए ने लोन लिया हुआ है, इसका इंटरेस्ट पे कर रही है। या आप कह सकते हैं कंपनी ए ने नई मशीनरी ली है, उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रही है, ज़्यादा कैलकुलेट हो रही है। कंपनी बी का नेट प्रॉफिट इसलिए अच्छा बेहतर आया है, कंपनी बी ने लोन नहीं कोई लिया हुआ, कंपनी बी की फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, जिसकी फाइनेंस कॉस्ट ही नहीं है उसका प्रॉफिट जो है क्या होगा, बेहतर होगा। तो इस तरह से आप हेड टू हेड कंपेयर करके एग्जामिनर के सबसे जो फेमस क्वेश्चन होगा उसका जवाब दे रहे होंगे। समझ आई? समझ लगी कि किस तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है?
उसके बाद हम नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा शार्क टैंक। वो शार्क टैंक में जब वो आता है शार्क्स के पास कि जी पैसे दे दें, कारोबार करने हैं, पूछते हैं कि भाई आपका आरओआई क्या है, या पूछते हैं आपका आरओए क्या है। आरओआई का मतलब क्या है? आरओए का मतलब क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हारे कंपनी में 100 रुपया लगाऊं, 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करूं, या 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट तुम्हारे एसेट्स में करूं, तो तुम उन 100 रुपये पे कितने पैसे कमा के दोगे? एक कंपनी कहती है मैं 100 रुपये पे 2% कमा के दूंगी, एक कंपनी कहती है मैं 100 पे 3, एक कंपनी कहती है मैं 100 पे 4। तो प्रॉफिट से ज़्यादा ना, जब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम उसका आरओआई देखते हैं। हम उसका आरओआई देखते हैं कि यार इस कंपनी में क्या कंपनी कैपेबल है कि मुझे रिटर्न देगी। बैंक वाले कहते हैं आप आएँ हमारे पास 10 लाख रुपया रखवाएँ, हम आपको 12% रिटर्न देंगे। हम आपकी इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख रखवाई है उस पे हम 12% दे रहे हैं। कंपनी वाले कहते नहीं आप आके हम पे दें, हमारे एसेट्स में लगाएँ, हम आपको 13% देंगे। तो ये है आरओए या आरओआई। इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? हम डिनोमिनेटर में लेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या लेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड करेंगे एवरेज टोटल एसेट्स के ऊपर। एवरेज टोटल एसेट्स, जब हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे करंट एसेट्स भी आ जाएंगे, आपके पास यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स भी आ जाएंगे इसकी। और यहाँ पे हमने एवरेज की बात की है, तो एवरेज का मतलब क्या होगा? ओपनिंग टोटल एसेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स, इसको डिवाइड किया 2 पे, तो आपके पास आ गए एवरेज एसेट्स। तो हम इसको एवरेज जो पूरे साल की एवरेज है उस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारा आंसर जो है परसेंटेज पे आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जितनी आपकी आरओआई बेहतर होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जो कंपनी जितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपको सवाल सॉल्व करते हुए आप आरओए निकाल रहे हैं या आरओआई निकाल रहे हैं, आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या टैक्स तो है। अब आपने डिवाइड करना है, आपके पास एवरेज एसेट नहीं है। अगर एवरेज एसेट नहीं है तो आप फिर क्लोजिंग एसेट को ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर ये एवरेज एसेट नहीं है, अगर ओपनिंग भी गिवन है क्लोजिंग भी गिवन है, तो 2 पर डिवाइड करें, एवरेज एसेट्स कैलकुलेट करें। अगर ओपनिंग गिवन नहीं है एंड यू आर अनएबल टू कैलकुलेट द एवरेज एसेट, तो आप फिर किस पे डिवाइड करेंगे? आप क्लोजिंग एसेट्स पे डिवाइड करेंगे और आप जवाब निकाल रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 6 मिलियन का आया और उसके टोटल एसेट्स जो हैं वो 15 मिलियन के हैं। तो हम क्या करेंगे? 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 15 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास आ जाएगा कि इसका आरओए क्या है, कितना बनता है ज़रा बताइएगा। कितना बनता है? 40%। हम क्या देंगे जी? 40% है। तो जितना रिटर्न हायर होगा उतना ही हमारे लिए क्या होगा? बेहतर होगा। उसके बाद है हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले देखते हैं हम क्या लेंगे। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है सरमाया, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि हमने अपने बिजनेस में कितना सरमाया डाला है। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो कुछ सरमाया ऐसा होगा जो इक्विटी की फॉर्म में होगा,
मतलब कौन लेके आया है, ओनर लेके आया है। और कुछ सरमाया ऐसा होगा जो डेट की फॉर्म में होगा हमारे पास। अब तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, हमारा टोटल सरमाया कितना होगा, उसको हमने यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पे लेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑर्डिनरी भी आ जाएगा, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएगा। फिर इसमें हमारे पास रिजर्व्स आ जाएंगे, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। प्लस ये तो सारा कुछ इक्विटी में है, ये जो रिजर्व्स हैं ये सारा कुछ इक्विटी का पार्ट बनता है। प्लस इसमें से हम लेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या लेंगे? लॉन्ग टर्म लोन। तो इक्विटी प्लस डेट, अपना पैसा कितना लगाया और कर्जा लेके बिजनेस में कितना लगाया, इसलिए लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। अब ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल यही वाला टोटल प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा एवरेज। अगर ओपनिंग गिवन नहीं है तो फिर हम क्या ले लेंगे? क्लोजिंग ले रहे होंगे। तो इसका फॉर्मूला वही होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड किया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे, मल्टीप्लाई किया 100 से, आंसर इसका परसेंटेज पे आएगा। जितना हायर होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। और हम इसको हमेशा इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, हम इसको पास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। अब ये हमें बता रहा है कि हम अगर अपने कारोबार में लाख रुपए का सरमाया लगाते हैं तो वो सरमाया हमें कितना कमा के देगा। ये सरमाया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी हो सकता है, ये सरमाया इन द फॉर्म डेट हो सकता है, लेकिन वो हमें कितना कमा के देगा वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो रीजनिंग पूछता है तो आप उसकी रीजनिंग बता सकते हैं, कम या ज़्यादा होने की रीजनिंग क्या है, तो वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर से एक्सप्लेन कीजिएगा। ये वो तमाम चीज़ें जो डिनोमिनेटर को इम्पेक्ट करेंगी उसका रिलेशन क्या होगा वो बता दीजिएगा। वो तमाम चीज़ें जो न्यूमरेटर को इम्पेक्ट करेंगी उसका जीपीसार क्या रिलेशन होगा वो आपने क्या करना है? एक्सप्लेन कर देना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस रेशो में याद रखनी है, ये इक्विटी प्लस लोन है, ये इक्विटी प्लस लोन है, बिकॉज डैट वाज कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कुछ कैपिटल इक्विटी की फॉर्म में लगाया अपना पैसा, और कुछ पैसा हमने कर्जा लेके लगाया था। अगली रेशो जो है ना हमारी, नेक्स्ट रेशो है हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी इक्विटी का मतलब है सरमाया फ्रॉम मालिक। साफ सी बात, इसमें कोई लॉन्ग टर्म लोन जो है वो नहीं आएंगे। जब हम इक्विटी की बात करेंगे, इक्विटी में हम लेंगे शेयर कैपिटल, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे रिजर्व्स होंगे, वो रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस वगैरह ये आ जाएंगे। शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल में हमारे पास आएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्लस फिर यहाँ पे लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल रिमेंबर इररिडीमेबल होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? इररिडीमेबल। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इन नाम के शेयर्स हैं, लेकिन ये कभी भी आपका इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। मैंने 5 साल के लिए शेयर्स दिए हैं, फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, 5 साल के बाद वापस ले लूँगा। तो इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम अपनी लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, तो ये शेयर्स का पार्ट नहीं बनते। जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्लस हम क्या लेंगे? रिजर्व। और जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे एवरेज इक्विटी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज इक्विटी। फॉर्मूला में याद रखिएगा,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको हम कहते हैं अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये वो अर्निंग है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से मंथली होती है। तो जिसका आप आंसर ही परसेंटेज में आएगा, जितनी हायर होगी उतनी ही क्या होगी हमारे लिए बेहतर हो। क्लियर है ये? अब देखिएगा, जितने भी रिटर्न्स वाले फॉर्मूला होंगे ना, रिटर्न्स वाले फॉर्मूला, उसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो हैं वो क्या होंगे हमारे लिए? सेम ही होंगे। उसके बाद है हमारे पास रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रेशो। अब ये और स्पेसिफिक हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास? और स्पेसिफिक हो गया। पहले हम स्टार्ट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने देखा था हमारे पास इक्विटी थी और हमारे पास लोन था। फिर हमने बात किया रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या ली थी? इक्विटी। अब उस इक्विटी भी मुख्तलिफ तरह के शेयर थे। अब इस इक्विटी में हम और स्पेसिफिक हो गए हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की, कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? कितना लेकर चल रहे होते हैं, उसको हमने यहाँ पर देखना है। अच्छा जी, तो इसमें आ जाएगा आपके पास एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स लेंगे, ओपनिंग शेयर कैपिटल प्लस क्लोजिंग शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। डिवाइड करेंगे एवरेज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? हम इसको लेकर चल रहे होंगे। ठीक है जी, क्लियर है ये? तो जितनी ये बेहतर होगी, हायर होगी, उतनी ही हमारे लिए क्या होगी? बेहतर होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद है हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर या सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। एसेट टर्नओवर, जहाँ पे भी टर्नओवर का वर्ड आएगा ना, टर्नओवर का मतलब है कन्वर्जन, कि हम कितने टाइम्स, टर्नओवर, टी फॉर टर्नओवर, टी फॉर टाइम्स, कि हम कितने टाइम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं टर्नओवर। तो टोटल एसेट टर्नओवर का मतलब क्या है? कि हम अपने एसेट्स को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं सेल्स के लिए, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं सेल्स के लिए। और ये इसका मतलब है कि हम इसमें क्या जानना चाह रहे हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, कि हमने जो एसेट्स लगाए हैं, जो हमने एसेट्स यहाँ पे लाके पकड़ा दिए हैं, क्या उन एसेट्स को हम प्रॉपरली इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? क्या हम उन एसेट्स को सेल्स में कन्वर्ट कर भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? वो चीज़ हमने क्या करनी है? यहाँ पर देखनी होती है। फॉर्मूला क्या होगा? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर टाइम्स में आएगा। जितना हायर होगा, जितने ज़्यादा आप सेल्स में कन्वर्ट करें अपने एसेट्स को, उतना ही क्या होगा? आपके लिए बेहतर होगा। तो ये भी मैक्सिमम, अगर आप 5 गुना, 3 गुना या 5 बार, 6 बार, 7 बार अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने एसेट्स को अपनी, तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप कम लेके चल रहे हैं तो फिर क्या है? आपके लिए बुरा है। तो हायर इज़ द बेटर या मैक्सिमम इज़ द बेटर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अगर चलें तो ये सारी हमारे पास ना रेशोज़ आ रही हैं, जितनी हमने डिस्कस की हैं। मैंने आपको इन पूरी रेशोज़ की
समरीज नहीं बल्कि डिटेल समझाई है विद रीजनिंग। इंक्रीज डिक्रीज कौन सी रेशो क्यों हो रही है, किसका क्या इम्पैक्ट है, ये हमने बड़ी तफसील में पढ़ा है। बहुत ही तफसील में जो है वो हमने क्या किया है, इसको डिस्कस किया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गए हैं, आपको रीज़निंग जो है वो समझ आ गई है कि कौन सी रेशो क्यों इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी रेशो क्यों डिक्रीज़ हो रही है। अगर वो आपसे रीज़न पूछता है कि भाई ये कम क्यों है, रीज़न पूछता है कि ये ज़्यादा क्यों है, तो उनके कम या ज़्यादा होने की रीज़न्स भी आपने एक्सप्लेन करनी है। तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन और वो तमाम चीज़ें जो न्यूमरेटर को इम्पैक्ट करेंगी, न्यूमरेटर का इम्पैक्ट होगा डायरेक्ट। वो तमाम चीज़ें जो डिनोमिनेटर को इम्पैक्ट करेंगी, डिनोमिनेटर का इम्पैक्ट होगा रिवर्स। ये सारा जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये आपके पास 2 पेजेज़ हैं, ये इसकी सारी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इन 2 पेजेज़ को पकड़ लें, इनको मल्टीपल टाइम रीड कीजिएगा, आपके रेशियोज़ जो है फिंगर टिप्स पे हो जाएँगी। ये जीपी का फ़ॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो जो है आपके पास आ गई। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, रिटर्न टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 रेशियोज़ हैं जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं। तो ये 2 पेजेज़ अपने पास सेव कर लीजिएगा। इन फ़ॉर्मूलाज़ को 2 से 3 दफ़ा आप रिवाइज़ कीजिएगा। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं वो क्या हो जाएँगी, कंप्लीट हो जाएँगी। क्लियर है? हाँ भाई, तो क्लियर है? मुश्किल तो नहीं? या किसी को समझ ना आई हो? हाँ भाई बताओ। एनी फीडबैक बाय एनीवन? ईज़ी पीज़ी कि डिफ़िकल्ट? अवाम जो है वो मार खाती है इंटरप्रिटेशंस में। इनको इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आती। इंटरप्रिटेशंस क्लियर है कि हाउ टू इंटरप्रेट। आगे चलें? अब आगे हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़ की। सबसे ज़्यादा रेशियोज़ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होती हैं। लेकिन बाकी रेशियोज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब बाकी रेशियोज़ हमारे लिए आसान है, ईज़ी हैं। इनकी इंटरप्रिटेशन भी ईज़ी है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? रेडिली अवेलेबल इनटू कैश, कि कितनी जल्दी आप कैश को हासिल कर सकते हो, ये है हमारी लिक्विडिटी। आपके ख़्याल से आपके बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? प्रॉफ़िट्स इम्पोर्टेंट हैं या कैश भी इम्पोर्टेंट है?
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बिज़नेस में प्रॉफ़िट जो है वो 10 करोड़ का शो हो रहा है, लेकिन कैश आपके पास 1 करोड़ का पड़ा हुआ है, तो क्या आपके हालात सही होंगे? आप इस प्रॉफ़िट के साथ बैठे हैं, लेकिन बिज़नेस में कैश नहीं है, तो आपके लिए हालात बड़े मुश्किल हैं। आपके गोइंग कंसर्न के इश्यू खड़े हो जाएँगे, आप कारोबार नहीं कर पाएँगे, आप सामान नहीं खरीद पाएँगे, आप बिल्स नहीं पे कर पाएँगे, आप सैलरीज़ नहीं पे कर पाएँगे। क्या आप अपने एम्प्लॉय भाई फ़िक्र ना करें, प्रॉफ़िट बड़ा कमाया, बस कैश नहीं है। क्या आपने जो बिजली का बिल पे करना है, गैस का बिल पे करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, क्या उनको कैश के बगैर लेके चल पाएँगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि बिज़नेस की कैश की जो नीड है ना, जो कैश की पोज़ीशन है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। आप में से कोई बच्चा पठान है या पठान फैमिली से बिलॉन्ग करता है या केपीके की साइड से बिलॉन्ग करता है? अगर कोई बच्चा ऐसा है, उस साइड से बिलॉन्ग करता है, तो कभी आपने पठानों को या शेखों को कारोबार करते देखा है? इनके कारोबार करने का एक तरीक़ेकार होता है, एक इनकी वारदात होती है, ये कहते हैं जी हमारे लिए कैश इम्पोर्टेंट है। कहते हैं दुकान प्रॉफ़िट में है या नहीं, कैश आना चाहिए। सामान लेके आएँगे, इनको अगर सामान कॉस्ट टू कॉस्ट ही बेचना पड़ जाए, इवन सब टाइम इनको कैश अगर सस्ते पे भी बेचना पड़ जाए सामान, ये बेचने को रेडी होते हैं, बिकॉज़ ये कहते हैं कैश हाथ में है तो कारोबार हो जाएगा। अगर कैश फँस जाए तो कहते हैं भाई हमारा कारोबार फँस जाएगा। उनके लिए प्रॉफ़िट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो हो गए दुकानदार, क्या होता है कैश, बिकॉज़ वो कैश के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं। कभी नोटिस किया है? अगर कभी कभी नोटिस नहीं किया तो कभी नोटिस इस चीज़ को करिएगा कि हाउ दे आर डूइंग बिजनेस, इनकी बिजनेस की क्या तरीक़ेकार है। यू विल गेट टू नो बाय केपीके, अफ़गानी, शेख हज़रात जो हो गए, मेमन हो गए, ये ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं प्रॉफ़िटेबिलिटी हमें ना बताओ कि करोड़ का प्रॉफ़िट है। कैश कितना पड़ा हुआ है, रोकड़ा कितना पड़ा हुआ है। तो कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखना है कि हमारे पास कैश कितना मौजूद है। क्या हम कैश को अगर सर्वाइव लेके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लिक्विडिटी रेशियोज़ की बात करेंगे, तो इसमें 2 रेशियो हम क्या डिस्कस करेंगे, लेके चल रहे होंगे। एक होगी करंट रेशियो, एक होगी हमारे पास क्विक रेशियो, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल। क्या? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे मॉनेटरी करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, प्री पेमेंट्स, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे। हम मॉनेटरी कैश हो गया, बैंक हो गया, इन्वेंट्री हो गई, रिसीवेबल्स हो गया, उसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये करंट एसेट्स हैं। इसमें से हमने क्या लेस करवाना है? अपनी करंट लायबिलिटी, बिल पेएबल, रेंट पेएबल, टैक्स पेएबल, सैलरीज पेएबल वो। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब है, साफ सीधी बात है कि ये लायबिलिटीज़ जो हमारी करंट हैं। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटीज़ का मतलब है, ये वो हमारी ऑब्लिगेशन है जो हमने नेक्स्ट 12 महीने में पे करनी है। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? ये हमारी वो ऑब्लिगेशंस हैं जो हमने अगले 12 महीने में पे करनी है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? क्या हमारे पास इतने एसेट्स मौजूद हैं कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद भी बच जाएँ? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास करंट एसेट्स जो हैं वो 1 लाख के हैं, मेरी करंट लायबिलिटीज़ जो 80,000 की हैं, मतलब अगले 12 महीनों में मैंने 80,000 पे करने हैं। अगले 12 महीनों में मेरे पास आना 1 लाख रुपया है, तो इस 1 लाख से 80,000 पे कर दूँगा, जवाब मेरे पास क्या आएगा? 20,000 आएगा। इसको मैं क्या कहूँगा? हाँ जी भाई, मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो सरप्लस में है, इज़ाफ़ा में है। तो सरप्लस बेहतर होता है। सरप्लस का मतलब क्या है कि हम अपने कारोबार को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास करंट एसेट्स सारे कैलकुलेट किए हैं वो लाख के हैं और आपकी करंट लायबिलिटीज़ जो हैं
वो एक 40 की हैं। अब कहेंगे भाई साहब डेफ़िसिट हो गया, हमारे पास तो 40,000 रुपया कम है, हमारे पास इतने एसेट्स ही नहीं है कि हम अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकें, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारे लिए क्या है? डेफ़िसिट है। तो वर्किंग कैपिटल अगर पॉज़िटिव है, तो पॉज़िटिव का मतलब क्या है? सरप्लस। अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है? डेफ़िसिट। तो मेरा आप लोगों से एक जेनेरिक क्वेश्चन है, सरप्लस होना चाहिए या डेफ़िसिट होना चाहिए? आपका जवाब होगा सरप्लस। तो जितना अच्छा होगा उतना ही बेहतर है। आप इसको इंडस्ट्री से भी कंपेयर करेंगे, पास्ट ईयर से भी। पास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, पहले हमारे पास इतना सरप्लस था, अब हमारे पास इतना सरप्लस है, सरप्लस कम हुआ ज़्यादा हुआ है, उसकी बेसिस पे आप क्या कर रहे होंगे? इसको कंपेयर कर रहे होंगे। तो ये है हमारे पास क्या? पहला वर्किंग कैपिटल। ये रेशियो नहीं थी, ये वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन थी। सेकंड रेशियो दैट इज़ करंट रेशियो, इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्या? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। इसका आंसर जो है वो टाइम्स पे आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। वो ना हो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करने बैठे हो। जो करंट एसेट्स आएगा, करंट लायबिलिटीज़ पे इसको डिवाइड कर देना। इसकी जो आइडियल रेशियो है ना, वो है 2:1। 2:1 का मतलब क्या है? 2:1 का मतलब क्या है कि हमारे 2:1 का मतलब है 2 इसको शो कर रहा है, 1 इसको शो कर रहा है। मतलब क्या हुआ? हमारे 2 लाख के एसेट्स हैं और हमारी 1 लाख की लायबिलिटी है। मतलब इसको अगर आप इंटरप्रेट करना चाहें, एक्सप्लेन करने चाहें, तो एक्सप्लेनेशन क्या है? एसेट्स जो हैं वो हमारे 2 गुना हैं एज़ कंपेयर्ड टू लायबिलिटी। अगर 100 देना है तो उसका डबल हमारे पास पड़ा हुआ है। ये है हमारी आइडियल रेशियो। ये है हमारी आइडियल रेशियो। इंटरप्रिटेशन जितना हमारा ज़्यादा होगा, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। उतना ही हमारा क्या होगा? बेहतर होगा कि भाई हमें कोई मसले मसाइल नहीं है। हमारे पास इतने एसेट्स पड़े हुए हैं कि हम अपनी लायबिलिटी को पे कर देंगे। दुगने पड़े हैं। 100 पे करने हैं, 200 पड़ा हुआ है। 500 पे करने हैं, 1000 पड़ा हुआ है। ये है हमारे पास करंट एसेट्स। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जस्ट करंट एसेट या जस्ट करंट रेशियो की बेस्ड के ऊपर आप अपनी लिक्विडिटी का फैसला नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ए कहती है उसकी करंट रेशियो जो है वो 2:1 है, और कंपनी बी कहती है उसकी करंट रेशियो जो है 1.4:1 है। सिंपल। एक कंपनी ए ने कहा उसकी रेशियो 2:1 है करंट रेशियो, कंपनी बी ने कहा उसकी करंट रेशियो 1.4:1 है। कौन सी कंपनी बेहतर है? किस कंपनी की लिक्विडिटी ज़्यादा बेहतर है? कौन सी कंपनी अपनी लायबिलिटीज को आराम से पे कर सकती है? आप कहेंगे 2:1, बिकॉज इसका मतलब है लायबिलिटी 100 की है, एसेट 200 के हैं। ये बेहतर नहीं है। लेकिन सर ऐसे नहीं फैसला करना। ये हमने 2:1 जो कह दिया और हमने सिर्फ इस करंट रेशियो की बुनियाद पे कर दिया। ज़रा इधर आइएगा, हम यहाँ पे क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं? हम यहाँ पे चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है रेडीली कैश। ये कैश हमारे पास कितनी जल्दी अवेलेबल होगा। जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कैश है, ठीक है जी, कैश है, समझ आती है। हमारे पास बैंक है, समझ आती है। हमारे पास डेटर हैं, भाई जिनसे पैसा वसूल करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल पैसा वसूल कर सकते हो। लेकिन हमारे पास स्टॉक भी पड़ा हुआ है, हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मुझे बताएं, रेडिली कैश, रेडिली कैश, रेडिली कैश, लेकिन अगर आपको अपना स्टॉक बेचना पड़ जाए तो क्या फौरी तौर के ऊपर आप अपनी इन्वेंट्री बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। सर ये भी रेडी कैश है, ये भी रेडी कैश है, ये भी रेडी कैश है, बट ये स्टॉक, ये इन्वेंट्री रेडी कैश नहीं है। ये स्टॉक, ये इन्वेंट्री, ये रेडी कैश नहीं है।
अगर आपके करंट एसेट, अगर हमने कंपनी ए की जब करंट रेशो देखी 2:1 आई, आपने कहा नहीं नहीं ये बड़ी बेहतर है, हमें लगा पता कि भाई इसके पास तो स्टॉक ज़रा पड़ा हुआ है, और हमने कंपनी बी की रेशो पकड़ी, वो थी 1.4:1, हमने कहा इसके पास तो स्टॉक कम है, मतलब इसको फिर भी पैसे चुका सकता है, लेकिन इसको पैसे चुकाने के लिए पहले इन्वेंट्री बेचनी पड़ेगी। क्या ये इन्वेंट्री कंपनी जो ए जल्दी बेच पाएगी? आपकी दुकान है, आपकी दुकान में माल पड़ा हुआ है, आपकी दुकान में सामान पड़ा हुआ है, आप क्या जब चाहें उस दुकान को बेच सकते हैं? जब चाहे अपनी इन्वेंट्री बेच सकते हैं? सोच के बताएं। आपकी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में लाखों रुपए का माल पड़ा हुआ है और सीजन खत्म होने वाला है, आप चाहेंगे माल के सारा आज बिक्रे? अगर आप आज के दिन सारा माल बेचना चाहें, सारी इन्वेंट्री बेचनी चाहें, बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते भाई, मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। बैंक में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, अभी जाएं बैंक से निकाल के ले हैं, रेडी कैश है। जेब में कैश पड़ा हुआ है, निकाल दें, रेडी कैश है। एक बंदे से 10 लाख रुपए लेना है, जगह 3 चिपड़े हमारा ले आए, मिल जाएगा। लेकिन इन्वेंट्री इज वाही चीज कि इसको आप अपनी मर्जी से कैश में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो सर, अगर आप करंट रेशियो की बेसिस पे लिक्विडिटी के बारे में कमेंट कर देंगे तो ये गलत होगा। हमने जब भी लिक्विडिटी के बारे में कमेंट करना है तो हमें करंट रेशियो के साथ एक और रेशियो को डिस्कस करना पड़ेगा, वो होगी हमारी एसिड टेस्ट रेशियो। इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, इसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें हम लेंगे हमारी कंपनी के करंट एसेट्स, इसमें से हम माइनस करेंगे इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज पे। इसका आइडियल आंसर जो है वो 1:1 है। क्या मतलब कि जो आपके क्विक एसेट्स हैं, मतलब इन्वेंट्री लेस करवा के ये लायबिलिटीज के बराबर है, मतलब इतना कैश पड़ा हुआ है जितना पे करना है, इतना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है जितना पे करना है, तो दैट इज क्विक रेशियो। ये क्विक रेशियो का मतलब क्या है? एबिलिटी टू पे इमीडिएटली, कि फौरी तौर के ऊपर कौन पे कर सकता है। तो जब भी हमने कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बात करनी है, हमें दोनों रेशे चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कंपनी ए है, यहाँ पे कंपनी बी है। कंपनी बी की आती है हमारे पास करंट रेशो, कंपनी ए की करंट रेशो जो है वो 2.2:1 है, कंपनी बी की करंट रेशो जो है वो 1.7:1 है। आप सिंपल करंट रेशो पढ़ते हैं और आप करंट रेशो पढ़ के कहते हैं कंपनी ए बड़ी बेहतर है, आपने गलती कर दी। बिकॉज करंट रेशो की बेसिस पे आप फैसला नहीं कर सकते। करंट रेशो बेहतर हो सकती है, माइट भी, कि आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा हो। अगर कंपनी ए की क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, ज़्यादा एसेट्स पड़े हैं, इसकी करंट रेशो बेहतर होगी। तो इसके साथ हमें क्या देखनी पड़ेगी? हमें इसके साथ क्विक रेशो भी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? क्विक रेशो भी देखनी पड़ेगी। अब क्विक रेशो की बात करते हैं, इसकी क्विक रेशो आती है 1.1:1। मतलब अगर लाख की लायबिलिटीज पे करनी है, इसके पास 1,10,000 है, और इसकी क्विक रेशो आती है 0.8:1, कि अगर इसको आज इमीडिएटली लाख रुपया पे करना पड़ जाए, इसके पास 80,000 पड़ा होगा इमीडिएटली। यहां पे क्या था? जब खाली करंट रेशो पड़ी तो भाई लाख की अगर पेमेंट करनी है तो हमारे पास 2,20,000 के एसेट्स पड़े हुए हैं। इसका था लाख की पेमेंट करनी है तो हमारे पास 1,70,000 के एसेट्स पड़े हुए हैं। ये तो एसेट्स की बात हुई थी। अब माइट भी उसमें इन्वेंट्री में पैसे फंसे हूं, लेकिन जब हमने यहां पे देखा, जब हम क्विक रेशो पे गए तो हमें पता इमीडिएटली अगर आज की आज पेमेंट करनी हो, इसका लाख रुपए पे करना है तो हमारी जेब में 1,10,000 है, इसका अगर लाख पे करना है तो हमारी जेब में 80,000 है। तो अब इसकी बेसिस पे जब करंट रेशो आ जाए, जब क्विक रेशो आ जाए, अब फैसला करना हो तो मुझे अब बताएं ज्यादा बेहतर किसकी पोजीशन है, कौन सी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन ज्यादा बेहतर है, कंपनी ए कि कंपनी बी? अब आपका जवाब हो जाएगा सर कंपनी बी जो है वो बेहतर है, इसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बेहतर है। कंपनी बी जो है इट कैन इजीली पे टू इट्स क्रेडिटर्स, वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकती है।
तो ये है आपकी लिक्विडिटी रेशोज़। लिक्विडिटी रेशो में जब भी आपने कमेंट करना है, आपने दोनों रेशोज़ को साथ कंसीडर करना है। करंट रेशोज़ को भी और आपने जो क्विक रेशोज़ हैं, इनको आपने एक साथ कंसीडर करना है, फिर ही आपने बताना है कि क्या है और क्या नहीं है। पेपर में आपसे पूछे कि कंपनी ए की करंट रेशो तो बड़ी अच्छी थी, क्विक रेशो बड़ी बुरी हो गई है। कंपनी बी की क्विक रेशो करंट रेशो बड़ी बुरी थी, क्विक रेशो अच्छी होगी, रीज़न क्या है? तो आप कहेंगे कि अगर इसकी करंट रेशो अच्छी है, क्विक रेशो बुरी है, तो आप कह सकते हैं कि भाई उसके पास इन्वेंट्री ज़्यादा थी। बिकॉज़ आप उससे बताएँगे कि जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं, करंट एसेट्स में कैश आता है, बैंक आता है, डेटर्स आते हैं। ये तो था उसके पास, लेकिन ज़्यादा उसका पैसा कहाँ फँसा हुआ है? स्टॉक में। जो स्टॉक में इन्वेंट्री में पैसा फँसा हुआ है, वो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। तो देखा जाए तो करंट एसेट्स इसके ज़्यादा है, लेकिन क्विक एसेट्स जो हैं वो इसके कम थे। और ऑन अदर हैंड इसके करंट एसेट्स कम है, लेकिन क्विक एसेट्स इसके ठीक हैं। इसका मतलब इसके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, तो ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। अगर इसने अपनी आज लाइबिलिटीज पे करनी हो, तो ये इजीली क्या कर सकती है? अपनी लाइबिलिटीज को पे सेट ऑफ कर सकती है। क्लियर है आप सबको? और भाई समझ आई? मैंने बड़ी अपना बेस्ट दी है कि आपको लॉजिकली हर चीज़ खोल खोल के एक्सप्लेन कर दूं कि हायर इज़ बेटर नहीं करना, आंखें बंद करके नहीं करना। लॉजिक समझ लगी? उसके बाद है हमारे पास गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो गियरिंग रेशो क्या होती है? गियरिंग रेशो बताती है डेट टू इक्विटी। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं, हमारा कितना परसेंट कर्जा है, हमारा कितना परसेंट कर्जा है, उसको बताते हैं। एक आप वर्ड पढ़ेंगे, हाईली गेड। हाईली गेड का मतलब है कर्जे में डूबा हुआ। क्या? कर्जे में डूबा हुआ। हाईली गेड का मतलब क्या है? कर्जे में डूबा हुआ। जैसे पाकिस्तान, हम कहते हैं जी कर्जे में डूबा हुआ है, तो पाकिस्तान को देखते हैं कितना गेड है, कितना गेड है। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारा टोटल, आपने देखा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन से हम समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना? एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। हमारे एसेट्स जो हैं फॉर एग्जांपल 10,000 के हैं, ठीक है, और हमने लोन लिया हुआ है 3,000 का। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ये लोन हमारे टोटल सिस्टम का कितना है? 30% है। अगर यही लोन 6,000 का हो, हम क्या कह देंगे? 60% है। तो मुझे बताएं, 30% बेहतर है कि 60% बेहतर है, कंसीडरिंग इन माइंड कि हमें मुस्तकबिल में पे भी करना है। तो ज़्यादा कर्जा होगा, इसको हम कह देंगे हाईली गेयर्ड। कम कर्जा होगा, इसको हम कह देंगे लो गेयर्ड। तो बेसिकली हम इसमें देख रहे होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल लीवरेज क्या है। अच्छा मुझे बताएं, एक कंपनी के टोटल जो है एसेट वो 10,000 तक के हैं। कंपनी ए ने 3,000 का लोन लिया हुआ है, और कंपनी बी ने
6500 का लोन लिया हुआ है, ये 30% गेयर्ड है, ये 65% गेयर्ड है। कंपनी मज़ीद लोन लेना चाहती है, ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा ईज़िली, किसको लोन मिल सकता है? कंपनी ए को, कंपनी बी को? कंपनी ए को। इसको हम कहते हैं लीवरेज। क्या कहते हैं? लीवरेज। हम ये देखते हैं कि हमने कितना परसेंट कर्ज़ा लिया हुआ है या हमारी गियरिंग की क्या सिचुएशन है, कितनी लीवरेज हमारे पास अवेलेबल है कि हम मुस्तकबिल में और कर्ज़ा लेके लेना चाहें, कि वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये रेशो किसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये रेशो बैंक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने अपने यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुख्तलिफ पढ़े थे। उसमें एक भाई बैंक भी आता था। तो ये रेशियो बैंक के लिए जो है वो क्या है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ हम बह जाते हैं बैंक भाई कर्ज़ा दे दे। कंपनी मेरी जो है करोड़ों की है, अरबों की कंपनी है। मैं बैंक से ले जाता हूँ कर्ज़ा लेने के लिए। तो बैंक नहीं कहेगा जी अच्छा जी मियाँ मंशा साहब आए हैं लोन पकड़ लें। बैंक इंसान को नहीं, ये सर कंपनी लेके आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आएँ। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आएँगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है वो आपसे ये डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करवाएगा। अगर आपकी रेशियो कम है, इसका मतलब बैंक को यकीन है कि हम इसको फर्दर कर्ज़ा दे सकते हैं, ये वापस कर देगा। अगर आपने ऑलरेडी 70-80% कर्ज़ा लिया हुआ है, अब बैंक रिलक्टेंट होगा कि यार इसने पहले ही बड़ा लोन लिया हुआ है, अब इसको हमने मज़ीद लोन ले लिया तो ये हमें पे नहीं कर पाएगा। तो इसको हम गियरिंग रेशियो कहते हैं या डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहते हैं या लीवरेज रेशियो भी कहते हैं। फ़ॉर्मूला क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन्स, जस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स। तो लॉन्ग टर्म्स लोन्स की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म्स लोन्स में रिमेंबर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएंगे। हर तरह की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लोन्स, डिबेंचर्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स सारे आ जाएंगे। डिवाइड करेंगे इक्विटी पे। इक्विटी का मतलब वही है हमारे पास शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 100 से परसेंटेज में। अगर इसका आंसर 100% से ज़्यादा आ गया तो हम कह देंगे भाई ये हाईली गियर्ड अप है। जब इसका आंसर अगर 100% से ज़्यादा आ गया तो हम कह देंगे ये तो कंपनी हाईली गियर्ड अप है, इससे तो बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, तो इसको फ्यूचर में लोन लेने के ऊपर क्या होगी, दिक्कत का जो है सामना करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने का होता है लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर ही परसेंटेज में आएगा, इसका आंसर जो है 50% आ रहा होगा। तो अगर 50% तक गियर इसका मतलब फुली गियर्ड है, हाईली गियर्ड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला आपने प्रेफर करना है इसको कैलकुलेट करने के। लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय कैपिटल मतलब 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। अगर इसका जवाब 50% के नीचे है इसका मतलब कब कर्जा लिया है। अगर इसका जवाब 50% को क्रॉस करके इसका मतलब हमने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। अब हमारे पास लिवरेज रिस्क है, हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क है, हमें कंपनीज लोन वगैरह जो है बैंक्स नहीं देंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे हों। क्लियर है ये? उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब क्या है कि हमारे पास कितने टाइम्स प्रॉफिट अवेलेबल है। क्या हमारा प्रॉफिट इतना है कि हम अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कवर रेशियो। क्या हमने इतना इन प्रॉफिट कमाया है कि वो हमारा इंटरेस्ट कवर कर सकता है, या हमारा प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट से कितने गुना ज़्यादा है, इसको हम क्या करेंगे बता रहे होंगे। फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड किया इंटरेस्ट एक्सपेंस से, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 100 से। आंसर टाइम्स में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आंसर टाइम्स पे आएगा, जितना हायर होगा उतना हमारे लिए बेटर है। मतलब इसका क्या है कि कितने टाइम्स, कितने गुना हमारे पास प्रॉफिट मौजूद है इंटरेस्ट पे करने के बाद। अगर इंटरेस्ट पे करने के बाद हमारे पास 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है, कंपनी हमारी बड़ी सही चल रही है। हम सूद वगैरह पे करने के बावजूद जो है वो हम बड़े रिलैक्स हैं, हमें कोई किसी किस्म की मसला, हमें कोई किसी किस्म की टेंशन, हमें कोई किसी किस्म की परेशानी वगैरह जो है वो फेस नहीं करनी पड़ रही। डन।
उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट रेशो। और लास्ट रेशो जो है वो हमारी क्या है, टर्नओवर रेशो या एफिशिएंसी रेशो। किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी अगर हमने फाइंड आउट करनी है, हमने किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी अगर मालूम करनी है, तो वो किस तरह से फाइंड आउट होगी? क्या उसकी बिल्डिंग देख के हम उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे होंगे? हम उसके एम्प्लॉयज़ देख के उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे होंगे? किस तरह? लाइक सोचें। किस तरह? किसी भी कंपनी की, किसी भी कारोबार की अगर हमने एफिशिएंसी को देखना है, हम देखेंगे वो कारोबार कितना बेहतर तरीके से कर रहा है। हम देखेंगे वो कितनी जल्दी सेल्स में वो स्टॉक लेके आता है, स्टॉक को कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट करता है, हम इसको कहेंगे एफिशिएंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दुकानदार ए है, वो अपने पास इन्वेंट्री लेके आता है और इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करते हुए उसको 40 डेज़ रख मिलते हैं। एक कंपनी बी, एक दुकानदार कंपनी बी है, वो अपने पास इन्वेंट्री लेके आता है, उस इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने में 25 दिन, मतलब वो 25 दिन में सामान बेच के फ़ारग हो जाता है। एक बंदा 40 दिन में सामान बेच के फ़ारग हो रहा है, तो ज़्यादा एफ़िशिएंट कौन है? फिर ये कंपनी ए है, ये डेटर्स को क्रिएट करती है, मतलब उधार के ऊपर सामान बेचती है, लेकिन ये 21 दिन में पैसे रिकवर कर लेती है। ये कंपनी जो है, ये उधार पे सामान बेचती है, ये 30 दिन में रिकवर कर रही है। ज़रा बेहतर कौन सी कंपनी है? 21 वाली कि 30 वाली? ये जल्दी पैसे रिकवर कर लिए। फिर ये कंपनी क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, ये 70 दिनों में पे कर रही है। ये कंपनी जिससे क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, ये 55 दिनों में पे कर रही है। तो ये है परफॉर्मेंस, ये है हमारा परफॉर्मेंस, ये है हमारी एफिशिएंसी। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि हम कितने एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस रन कर रहे हैं। देखिए किसी भी बिज़नेस में अगर आप ऑपरेशंस की बात करें, हम अपने इस वेंचर की बात करें, तो हमारे ऑपरेशंस ये हैं कि हम कितनी जल्दी सेल्स करते हैं, हम कितनी जल्दी कोर्स बेचते हैं, हम कितनी जल्दी फ़ीस को रिकवर करते हैं। यही सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं। यही हमारे सारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सी कंपनी कितने एफिशिएंटली, कितने बेहतर तरीके से अपने ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं। तो हम उससे क्या करेंगे, कंपनी की एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगा लेंगे कि कंपनी एफिशिएंट है या नहीं है। हमें उससे क्या हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर, अब इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टॉक। टर्नओवर का मतलब जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे है कन्वर्जन, गुना, टाइम्स। मैंने पहले टी फॉर टर्नओवर, टी फॉर टाइम्स। टर्नओवर रेशो मतलब क्या होगा कि हम इन्वेंट्री को कितने टाइम सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, हम इन्वेंट्री को कितने टाइम्स जो है वो सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या होगा,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वही जो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली है वो क्या थी, आपके पास ओपनिंग स्टॉक, आपने उसमें ऐड की परचेजेस, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो वही आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा, अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन नहीं है अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे खाली क्लोजिंग स्टॉक ही ले लेते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि बड़े रेयर सवाल होते हैं, वो सवालों में जाके बताऊंगा। इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री पे। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक डिवाइड किया क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, और प्लस की क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड किया 2 के ऊपर, हमारे पास आ गई एवरेज इन्वेंट्री। हमारे पास क्या आ गई, एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स को डिवाइड किया एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर, हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका टाइम्स में। इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या है, हायर इज़ बेटर, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि हम कितनी जल्दी, हम कितने टाइम्स अपनी सेल्स कर रहे हैं। मेरे पास सामान आया, मेरे पास स्टॉक आता है, मैं एक स्टॉक को कितनी जल्दी 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितने टाइम्स सेल्स में कन्वर्ट करता हूँ, वो मेरा क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्या कहलाएगी मेरी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कहला रही होगी। ओके, फिर इसके साथ ही ना हम यहाँ पे देखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का मतलब है यहाँ टाइम था कितने गुना, यहाँ पे डेज है कि कितने दिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइम्स डेज। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, इसको रिवर्स कर दो, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। हमारे पास क्या आ रहेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसके एक और फॉर्मूला होता है कि 1/, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मल्टीप्लाई बाय 365। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप अभी इसको फोकस करें। अब ये आ गया टाइम इसका पीरियड में, यहां तक पढ़ के बताएं, नंबर ऑफ डेज ज़्यादा बेहतर है कि नंबर ऑफ डेज कम बेहतर है। इसका मतलब है, इसका मतलब है आप कितनी जल्दी अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके जल्दी स्टॉक कन्वर्ट होना बेहतर है या आपका कम डेज में स्टॉक कन्वर्ट होना बेहतर है। मतलब एक कंपनी को सेल्स करते हुए 21 दिन लगते हैं, एक कंपनी को सेल्स करते हुए 50 दिन लगते हैं, तो ज़्यादा बेहतर कौन सी है, 21 दिन वाली कि 50 दिन वाली। तो रिमेंबर याद रहेगा, लोअर इज़ बेटर, लोअर इज़ बेटर, कितनी जल्दी आप बेचते हैं वो बेहतर है। अच्छा, इसमें अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ के भी कुछ नुकसान हैं। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी सेल्स करना शुरू कर दें, अगर हम बहुत जल्दी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर दें, बहुत जल्दी जल्दी बेच दें, तो सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या फेस करना पड़ेगा, स्टॉक आउट का। क्या, स्टॉक आउट का। आप लोग अक्सर शॉपिंग करते होंगे, वो कुछ बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, वो आप जब भी जाते हैं ऑर्डर करने लगते हैं, स्टॉक आउट लिखा हुआ आता है। जब स्टॉक आउट लिखा हुआ आता है तो कितना ज़्यादा दुख होता है कि नहीं होता। अब उस स्टॉक आउट की वजह से उस कंपनी को कितना नुकसान हुआ, उनके कस्टमर लूज हो गया। अब आप अगर एक दुकान पे जा रहे हैं कि सर जी माल अवेलेबल नहीं है, माल खत्म हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली अगर वो स्टॉक आउट है, वो कस्टमर ही लूज कर देगा अपना, कस्टमर लूज हो जाएगा, कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लोग उसके अल्टरनेटिव पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो अगर वो स्टॉक आउट होगा तो ये नुकसानात है कि नहीं, है कि नहीं। अगर लो इन्वेंट्री डेज के फायदे हैं तो लो इन्वेंट्री डेज के नुकसानात भी हैं, और ये मैं आपको बहुत फेमस थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूं, हमारे पास पेपर में आया हुआ है, आपको पेपर में अभी भी आ सकता है कि बताएं जी अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कम है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं कि जी हम जल्दी सेल्स करेंगे,
जल्दी कन्वर्जन होगी, हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कम होगी, हमें इन्वेंट्री कम होल्ड करनी पड़ेगी, हमारी होल्डिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, हम जल्दी अपना सामान कन्वर्ट करेंगे, हमारे सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ये आप उसके फ़ायदे बताएंगे, आप इसके तैयार करेंगे फ़ायदे। पेपर में पूछेगा कि भाई अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर डेज लो है, कम है, तो नुकसानात क्या होंगे। आप कहेंगे सर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, हम स्टॉक आउट हो जाएंगे। अगर जल्दी बेच दिया, जल्दी स्टॉक आउट हो गए और पीछे से माल ना आया तो हम तो बैठे रहे। अगर हम बैठे रहे, माल ना आया, हम कस्टमर लूज हो जाएगा, गुडविल लूज हो जाएगी। लोग कहेंगे कि भाई इनके पास जब भी ऑर्डर करने जाओ सामान नहीं मिलता। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना। इस ऑनलाइन शॉपिंग में क्या आप नहीं देखते कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके पास आप जब भी ऑर्डर देने जाते हैं, जिनके पास आप जब भी ऑर्डर करने जाते हैं स्टॉक आउट होते हैं, सामान नहीं मिलता। एक दफ़ा आप एक स्टोर पे गए, सामान नहीं मिला, दो दफ़ा गए, सामान नहीं मिला, तो क्या तीसरी दफ़ा आप उस स्टोर पे जाएंगे? खुद बताएं, सोच के अपने ऊपर ला के। नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उस कंपनी ने अपना पोटेंशियल कस्टमर लूज नहीं कर दिया, उसकी गुडविल नहीं खराब हो गई, तो ये भी खराब हो गई। तो जहां पे लो स्टॉक के नुकसानात हैं, वहां पे लो इन्वेंट्री डेज के फायदे भी हैं। अब वो पूछ सकता है आपसे कि जी अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये इन्वेंट्री टर्नओवर डेज ज़्यादा होंगे, हायर होंगे, तो बेहतर नहीं होंगे। पेपर में पूछ दे कि हायर इन्वेंट्री डेज के बेनिफिट क्या हैं, आप कह सकते हैं इसका हायर इन्वेंट्री डेज का बेनिफिट ये है कि जी आपके कस्टमर जो हैं वो रिटेन रहेंगे, आप स्टॉक आउट नहीं होंगे, आप स्टॉक आउट होने से पहले पहले अपनी इन्वेंट्री को रीअरेंज कर लेंगे, ये बेनिफिट हैं। और हायर डेज के नुकसानात क्या हैं? होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो जाएगी, सेल्स करना मुश्किल हो जाएगा, आपका कैपिटल जो है फंसा रहेगा और ये लिक्विड भी नहीं होगा, आप इसको रेडिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो आपने याद रखिएगा, आपने लॉ के भी बेनिफिट याद करने हैं, आपने लॉ के नुकसानात भी याद करने हैं, आपने हाई के बेनिफिट भी याद करने हैं, आपने हाई के नुकसानात भी याद करने हैं। तो जितनी मैंने बातें कही हैं इनको ध्यान से सुन के कोशिश करना, रिकॉर्ड कर लेना, सुन लेना। इन बातों के दो सारे ये जो 1-2 मिनट की डिस्कशन है, जब आप इसको सुनेंगे तो आपको इनके बेनिफिट्स, इनके नुकसानात जो हैं वो याद हो जाएंगे। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट फेमस थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जब हम करेंगे तो हम वहाँ पे डिस्कस आउट भी कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद हरी हमारे पास आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं डेटर टर्नओवर रेशो और डेटर टर्नओवर डेज। क्या? डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर डेज। डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट सेल्स, सिर्फ क्रेडिट्स हैं, ये याद रखिएगा। कैश सेल्स नहीं आनी यहाँ पे, कैश सेल्स नहीं आएंगी, कैश सेल्स इसमें नहीं आएंगी, चीज़ आपने याद रखनी। क्रेडिट सेल्स डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड डेटर्स। एवरेज का मतलब क्या है? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास एवरेज सेल्स जो है वो आ रही होगी। इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा? टाइम्स में आएगा। जितनी हायर होगी उतना ही क्या होगा हमारे लिए बेटर होगा। कंपैरिजन जो है वो हम इसमें क्या करेंगे? इंडस्ट्री से और पास से करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो डेटर्स हैं, आप डेटर्स को कितने टाइम्स जो है वो क्या करते हैं? कैश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आप डेटर्स को कितने टाइम जो है वो क्या करते हैं? वो हम कैश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम डेटर्स को कितने टाइम जो है वो क्या कर रहे हैं? वो हम कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इसमें आ रहा होता है। और डेटर टर्नओवर डेज की बात करें तो कितने दिनों में कैश आ रहा है? फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्टेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। मतलब कितने दिनों में हम पैसा जो है वो क्या करेंगे? हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो मुझे खुद बताएं, आप उधार पे सामान बेचते हैं, पैसा जल्दी लेना चाहिए कि पैसा देर से? एक बंदा जो है, कंपनी ए, वो 20 दिनों में पैसा कलेक्ट कर रही है, कंपनी सी जो है वो 30 दिनों में पैसा कलेक्ट कर रही है, तो ज़्यादा बेहतर कौन सी है? आप जिनको उधार पे सामान बेच रहे हैं उनसे जल्दी पैसा लेना चाहिए या उनसे देर से पैसा लेना चाहिए? आप कहेंगे जल्दी, आप ये कहेंगे जल्दी। जितनी जल्दी पैसा रिकवर हो जाए उतना हमारे लिए क्या है? बेहतर है। फिर
इसका लॉ के भी वो आपसे बेनिफिट पूछेगा, वो लॉ के भी नुकसानात पूछेगा, वो आपसे हाई के भी बेनिफिट पूछेगा, वो आपसे हाई के भी क्या करेगा, नुकसानात जो है पूछेगा। अब लो के बेनिफिट्स क्या हैं? भाई जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा, पैसा हाथ में आ जाएगा, बैड डेट्स के चांसेस जो हैं वो रिमोट हो जाएंगे, क्या पैसा आपके पास होगा, जल्दी आप इन्वेंट्री खरीद सकते हैं, अब अपने पेएबल्स जो हैं उनको जल्दी चुकता जो है पे कर देंगे, आपकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। ये बेनिफिट्स हैं, ये क्या है, बेनिफिट्स हैं। अब लो डेज के नुकसानात क्या हैं? अगर जल्दी पैसा रिकवर कर रहे हैं इसका मतलब आप एक्सटेंडेड पीरियड पे सेल्स ही नहीं कर रहे। जब आप एक्सटेंडेड पे सेल्स नहीं कर रहे, लोगों को उधार नहीं दे रहे, लोग खरीदना बंद कर देंगे, लोग उस बंदे के पास या उस कंपनी के पास चले जाएंगे जो ज़्यादा जल्दी सेल्स कर लेती है, जो क्या कर लेती है, ज़्यादा जल्दी सेल्स कर लेती है, जो उनको पेमेंट का टाइम दे रही है, उनको लिमिट दे रही है कि वो बाद में पे कर सकते हैं, तो क्लाइंट्स लूज़ हो सकते हैं। अब हायर डेज के फ़ायदे क्या है? हायर डेज के फ़ायदे हैं कि आपकी मार्केट में सामान ज़्यादा बिकना शुरू हो गया है, सेल ज़्यादा हो गई हैं, आपने सामान फेंका हुआ है, पैसे बाद में रिकवर कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट है। नुकसान क्या है? बैड डेट्स। अगर आपने एक बंदे को 50 दिन का टाइम दिया है, वो मुकर जाए, पैसे ना दे, पैसे मार जाए, तो ये नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। कुछ लॉ के फ़ायदे हैं, कुछ लॉ के नुकसानात हैं, कुछ हाई के फ़ायदे हैं, कुछ हाई के नुकसानात हैं। तो ये आपने बेनिफिट्स नुकसानात दोनों के याद रखने हैं, डेटर टर्नओवर डेज के भी, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो एक उसमें शेल में नहीं बंद हो जाना कि जी लो ही बेहतर होता है ना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस वक्त एक कंपनी है सफायर। सफायर का सबसे ज्यादा कंपटीशन किस कंपनी के साथ होता है इन ड्रेसेस? बताएं। वतीन। सफायर का सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके साथ है? नहीं पता आप लोगों को? हार्डी के साथ है। फॉर एग्जांपल, सफायर वाले मार्केट में उधार के ऊपर सेल्स करते हैं और ये रिकवरी में 30 दिन में पैसा रिकवर कर रहे हैं। और खाड़ी वाले आए, वो भी उधार पे सेल्स करें, ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस है, और ये अगर 45 दिन में पैसा रिकवर करना शुरू कर गए हैं, तो अगर ये फ़र्क पड़ जाए, तो आपके ख्याल से क्या खाड़ी बहुत जल्दी कस्टमर को रिप्लेस नहीं कर देगा सफायर के? कर जाएगा ना? दुकानदार कहेंगे यार वो हमें उधार पे सामान दे के जा रहा है, वो कहता है 45 दिन में पैसे दे दो, ये कहते हैं भाई पैसे दो 30 दिन में। तो दुकानदार बताएं किसका सामान प्रेफर करेगा? दुकानदार इसका सामान प्रेफर करेगा, दुकानदार इसका सामान बेचेगा। तो ये बड़ा क्रूशल होता है। हमेशा लो इज नो बेटर, हमेशा हाई इज नॉट वर्स। तो आपने अपनी पॉलिसी डिसाइड करनी है। कैसे डिसाइड होगी? आप इंडस्ट्री को देखेंगे, आप अपने कंपिटिटर्स को देखेंगे, आप अपना मार्केट एनालिसिस करेंगे, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या रखना है और क्या नहीं रखना। गॉट इट? और आखिरी है हमारे पास क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और क्रेडिटर टर्नओवर डेज। इसको हम देखते हैं। क्रेडिट टर्नओवर रेशो का मतलब क्या, फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिट डिवाइडेड बाय टाइम। और आंसर इसका क्या आएगा? टाइम में। इंटरप्रिटेशन क्या है? लोअर इज बेटर। मतलब क्या है क्रेडिट टर्नओवर रेशो का? कि आप कितने टाइम्स अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं। और क्रेडिटर टर्नओवर डेज का फॉर्मूला है एवरेज क्रेडिट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होगा? एवरेज का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग पेएबल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ जाएंगे। डिवाइड करेंगे नेट क्रेडिट परचेज पे। देखें वर्ड यहाँ पे आएगा क्रेडिट परचेज का, आंसर आएगा पेड में
कितने दिनों में आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, वो अपने क्रेडिटर्स को 60 दिन में पे कर रही है। कंपनी बी जो है वो 90 दिन में पे कर रही है। ये देर से पे कर रही है, जल्दी पे कर रही है। तो वही है कि अगर लो डेज़ हैं, लो के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसानात हैं। अगर हाई डेज़ हैं, हाई के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसानात हैं। लो के बेनिफिट्स क्या हैं? आप जल्दी पे करेंगे, मार्केट में आपका जो ट्रस्ट है वो कायम रहेगा, लोग आपको अगली दफ़ा भी उधार पे सामान दे देंगे। ये जल्दी पे करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। जल्दी पे करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप अगलों से उधार पे सामान लेके आते हैं, आप जल्दी पे कर देते हैं, सामान आपका बिकता नहीं है, पैसा आपका मुक जाता है। आपके क्या पड़ जाते हैं? लिक्विडिटी क्राइसिस जो है पड़ जाते हैं। अगर हाई की बात करें, हाई का बेनिफिट क्या है कि आप देर से पे करते हैं। जब देर से पे करते हैं तो पैसा अपने पास रखते हैं, आप सेल्स करते हैं, सेल्स करते हैं तो सेल्स से पैसा जनरेट करते हैं, पैसा रिकवर करते हैं, फिर पे कर रहे हैं। तो बेनिफिट है कि आपको लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं फेस करना पड़ता। हाई डेज का नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है हाई डेज का? कि भाईजान, कि आप अगर देर से पे करना शुरू कर दें तो क्या लोग आपको उधार पे सामान देंगे? साफ सीधी बात है, अगर आप देर से पे करेंगे तो लोग आपको उधार के ऊपर सामान भी देना क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो जहाँ पे बेनिफिट्स हैं, नुकसानात हैं। इसलिए आप इसको अपनी इंडस्ट्री से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और आप अपनी पॉलिसीज़ से कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे? आप इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, पास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे और आप अपनी पॉलिसी बना लेंगे। पॉलिसी है कि भाई क्रेडिटर्स को हमने 50 दिन में पे करना है। पॉलिसी है तो आप फिर 50 दिन में ही रहेंगे। आपने पॉलिसी बनाई कि डेटर से हमने 30 दिन में रिकवर करवाना है, तो ये पॉलिसी है, इस पे ही है। आप देखेंगे इन्वेंट्री को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 20 दिन में, तो ये पॉलिसी है। आप अपनी पॉलिसी से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जो है 20 है और आपने इस दफ़ा 35 में कन्वर्ट किया। इसका मतलब आपकी पॉलिसी थी कि 20 दिन में इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन 35 दिन लग गए। इसका मतलब कारोबार खराब जा रहा है। आपकी पॉलिसी थी डेटर से 30 दिन में पैसा लेना है, डेटर से आपकी रिकवरी 50 दिन में हुई है, मसला है, खराब जा रहा है। पॉलिसी थी कि आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे 50 डेज में, क्रेडिटर्स को आपने 20 दिनों में पे कर दिया है, तो ये खराब है। तो ये आपने अपनी पॉलिसीज जो सेट करेंगे, आपकी तमाम ये डेज, तमाम ये रेशो इन पॉलिसीज के मुताबिक होनी चाहिए और कंपैरिजन जो करना है आपने हमेशा इंडस्ट्री के साथ करना होता है। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास एंड पे आता है, डेट इज़ बिजनेस साइकिल। इसको हम कैश साइकिल्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक हमारा साइकिल बिजनेस का कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। तो क्या फॉर्मूला होगा? इन्वेंट्री डेज जो हमने निकाले कि कितने दिनों में इन्वेंट्री को हम कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 40। डेटर डेज, हम कितनी दिनों में सेल्स जो उधार पे करते हैं, पैसा रिकवर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये था 30। हम क्रेडिटर्स को कितने दिनों में पे करते हैं, फॉर एग्जांपल ये था 10। तो आपके पास आ जाएगा कि भाई इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज, मंथ्स क्रेडिट डेज, तो आपके पास आएगा पीरियड के आपका एक साइकिल। मतलब उधार पे सामान लेके आपने सामान उधार पे लिया, सामान से सेल्स की, क्रेडिटर पे गया, रिकवरी हुई, ये पूरा एक साइकिल जो है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है? 60 दिनों में पूरा हो रहा है। तो ये आपका बिजनेस साइकिल कहलाता है कि उधार पे सामान लेके, क्या, उधार पे क्रेडिटर से सामान लेके वापस क्रेडिटर को पेमेंट करनी, सामान लिया, सेल्स की, डेटर बनाए, रिकवरी की, वो पूरा साइकिल जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 60 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो साइकिल जितनी जल्दी कंप्लीट हो उतना हमारे लिए बेहतर है, उतना हमारे लिए वर्किंग जो है कैपिटल बेहतर चल रहा होता है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पॉलिसीज के मुताबिक होना चाहिए। जितनी जल्दी साइकिल कंप्लीट हो उतना ही हमारे लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है और हम उसके मुताबिक ही लेकर चल रहे होते हैं। क्लियर है ये? और जब आप अपनी एफिशिएंसी रेशियोज निकालेंगे ना, तो 3 अकाउंट्स जो हैं वो आपके लाज़मी बनेंगे वर्किंग के लिए। बिकॉज़ आप सारा कुछ कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर। तो आप यहाँ पे बनाएँगे अकाउंट डेटर का। डेटर का अकाउंट आएगा ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आप सेल्स लेंगे और ये सेल्स ऑन क्रेडिट होंगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी सेल्स रिटर्न्स। यहाँ पे आपने
जो बैंक्स में पेमेंट मिली होगी, यहाँ पे जो आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए होंगे, वो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पेपर में अगर एग्ज़ामिनर का दिमाग ख़राब है, तो वो आपको सारा कुछ गिवन करेगा, आपसे ये चीज़ क्या करेगा, वो फाइंड आउट करवा रहा होगा। एक तो अकाउंट आप बनाएँगे डेटर का, ये रेशियोज़ में ये डेटर का अकाउंट कुछ सवाल ऐसे हैं, जिसमें उसने हमसे बनवाया हुआ है। फिर आप एक अकाउंट बनाएँगे क्रेडिटर का और इन्वेंटरी का। जब आप इन्वेंटरी का अकाउंट बनाएँगे, आपके पास आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ लिखेंगे। इसके साथ ही आप बनाएँगे अपना किसका अकाउंट क्रेडिटर्स का। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स, यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, यहाँ पे जो आपने उनको पेमेंट की है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी परचेज़ेज़। ये परचेज़ेज़ होंगी उधार की। यहाँ पे जाके आप लिखेंगे परचेज़ेज़ की अमाउंट, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाएँगी। तो ये 3 अकाउंट्स जो हैं वो आपको बनाने पड़ सकते हैं जब आप अपनी एफिशिएंसी रेशियोज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर रहे हों। गॉट इट? इसके साथ अगर हम देखें, तो हमने कहा था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ हमारी कंप्लीट हो गई, लिक्विडिटी रेशियोज़ हमारी कंप्लीट हो गई, डेट रेशियोज़ कंप्लीट करी। हमने इसकी कंप्लीट लॉजिकल डिस्कशन की है। मैंने आपको हर रेशो बड़ी तफ़सील में लॉजिकली समझाई है। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, रीज़निंग, लॉजिक्स क्या है, क्या नहीं है, और आप यकीन मानें ये एक आइकॉनिक लेक्चर है। ये वीडियोज़ जो हैं ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ आप कह सकते हैं। इतनी तफ़सील में आपको रेशोज़ करवा दी हैं, आपको समझा दी हैं। जिस बच्चे ने इन लेक्चर्स को ध्यान से सुना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और बाद में स्लाइड्स को एक दफ़ा रिव्यू कर लेगा, उसको रेशियोज़ नहीं भूलेंगी। अब हमारे पास क्या रह गया है, हम अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे पास्ट पेपर। और इंशाल्लाह इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आई कैन प्राउडली से कि मेरे स्टूडेंट्स इसमें से मार नहीं खाएंगे। दे कैन ईजिली सिक्योर मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। रेशो याद करनी है, रीजनिंग और लॉजिक मैंने आपको इतनी अच्छी करवा दी है रेशियोज़ की, जिसने सुनी है, जिसने नोट्स बनाए हैं, जिसका फोकस था, उसको कभी भी इसमें मार नहीं पड़ेगी। अब हम चलेंगे आगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में।